नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। पहले चरण के बिहार के चुनाव के जो मतदान था, उसके प्रतिशत ने गुजरात लॉबी को पसीने पसीने कर दिया। जो इंटेलिजेंस ने फीडबैक दिया, उसने बीजेपी के हवाइयां उड़ा दी। कारण था कि यूथ के मन में आया कि बहुत वोट चोरी कराते हो, हम वोट डाल के दिखाते हैं। दूसरा कारण बड़ा नजर आया कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक था, उस तक ये मैसेज था कि सरकार बनने के बाद नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अगर नीतीश की सीटें कम रह गई तो उस वर्ग ने, चर्चा है राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उस वर्ग ने तय किया कि सीटें नीतीश की ज्यादा होंगी, बीजेपी की कम होगी। जहां जहां प्रत्याशी थे, वहां नीतीश के समर्थकों के एक बड़े वर्ग ने इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया। ऐसी वहां से खबरें आ रही हैं। हमारे वहां पे क्षितिज कांत और अभिषेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी बातें हैं वहां। और उसके बाद धड़ाधड़ धड़ाधड़ बीजेपी ने नीतीश कुमार के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो क्या चुनाव के बाद नीतीश और तेजस्वी के बीच चाचा भतीजी की जोड़ी एक बार फिर दिख सकती है? बढ़िया बातचीत की है दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक जी ने। मैं आपको लेके चलता हूं, पूरी बातचीत सुनाता हूं, आपको अच्छी लगेगी। कमेंट जरूर करिएगा। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। बिहार के पहले चरण के बाद ही मामला उल्टा हो गया। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि बिना नीतीश के सब सून। नीतीश गए और मामला गड़बड़। जिन नीतीश के पोस्टरों से, जिन नीतीश के नाम से बीजेपी पीछे हट रही थी, नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बना रही थी, पहले चरण का जो फीडबैक आया है वो साहब की बिल्कुल कपकपी चढ़ा देने के लिए काफी है। लोग कह रहे हैं पहले चरण के रिकॉर्ड मतदान में जो नौजवानों ने वोट डाला है, उसका बड़ा मुद्दा रोजगार था, बड़ा मुद्दा नौकरी था, बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था था, जो बिहार में जंगल राज बनता चला गया। और इस ख्याल के बाद अब सुना है कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ बीजेपी नीतीश के पोस्टर लगवा रही है, होर्डिंग लगवा रही है कि नीतीश ही है, नीतीश ही है, बचाओ नीतीश। लेकिन अब होता क्या है, जब मामला निकल गया, अब आप चुनाव में दूसरे चरण से पहले अगर ये नीतीश के पोस्टर लगवा भी रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या लग रहा है ये नीतीश के पोस्टर जो लगाने की बात सामने आ रही है लगातार, कि अचानक रातों रात नीतीश के होर्डिंग, नीतीश के पोस्टर बीजेपी लगा रही है, कितनी सच्चाई और क्या खेल है? क्यों नीतीश की अब इतनी याद आ रही है केपी मलिक साहब? देखिए संजय जी, आपको ये समझना होगा, एक तो जो ये प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य थे, उनकी चाणक्यगिरी धरी रह गई है। और उनका जो अहम था, उनका जो जोशो खरोश था, वो सब उतर गया बुखार उनका। ये जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है, कल तो हम अंदाजा लगा रहे थे कि शायद ये 25 सालों में सबसे बड़ी वोटिंग हुई है, लेकिन ये जब आंकड़े देखे हैं, आज रिपोर्ट आई है, ये 75 साल मतलब आजादी के बाद पहली बार बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। 75 साल के बाद इतनी बड़ी वोटिंग बिहार में हुई है, जो ग्राउंड पे हम देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। और संजय जी, मैं इसको देखता हूं कि ये यूपी के पैटर्न पे चुनाव बिहार में हो रहा है। जो यूपी में लोकसभा में चुनाव हुआ था, और हमारे जो डंकापति और हमारे जो चाणक्य थे, उन्होंने जिस प्रकार से योगी को आड़े हाथों लिया था, और चाणक्य जी ने उनके किसी चाहने वाले को टिकट देने से मना कर दिया था। वहां उनके क्रांतिकारी थे संजीव बालियान, और उधर मैडम स्मृति ईरानी के कंधों पे बैठ के वो यूपी की जो है जीत चाहते थे, और वो चाहत तो हुई नहीं है। जो इस बार 70 पार की बात कर रहे थे यूपी में, वो 30 भी पार बड़ी मुश्किल से कर पाए। तो वही परिणति मुझे बिहार में दिखाई दे रही है। और आप इसको ये समझ लीजिए कि दिल्ली में तो चर्चा ये है कि मोदी जी ने अमित शाह से और नड्डा से कमान अपने हाथ में ले ली है। अब जो दूसरे चरण तक और दूसरे चरण के बाद जो भी ऑर्डर आएंगे सरकार बनने तक, वो पीएमओ सर मोदी जी के यहाँ से आएंगे। उसमें नड्डा जी और चाणक्य जी के यहाँ से कोई ऑर्डर नहीं आएंगे, मतलब कमान अपने हाथ में ले ली है। तो आप समझ लीजिए, अगर बड़े वाले डंकापति अपने हाथ में कमान लेते हैं तो इसके मायने क्या है। दूसरी बात यह है कि इसको सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि बिहार की जो आज स्थिति है, ये कहीं ना कहीं जो अभिमान था अमित शाह का, वो टूटा है।
और उनके अभिमान में इन्होंने एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। आज अगर बिहार में आप देखते हैं, सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने चला था, जो चाल चली थी कि नीतीश कुमार को किनारे कर दिया जाए और नीतीश कुमार के नाम पे इस तरह का एक परसेप्शन बना के कि उनकी तबीयत खराब है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और ये जो बयानबाजी शुरू की थी अमित शाह ने और फिर इनके चेले चपाटों ने इसको आगे बढ़ा दिया था कि जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बाद में जो है विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री चुनेंगे, उसने बहुत डैमेज किया है बिहार को। देखिए, आप नीतीश कुमार को आज भी आप पूरे बिहार में घूम लीजिए, एक भी व्यक्ति आपको नीतीश कुमार की कोई बुराई या कोई इस तरह की कमजोरी बताते हुए नजर नहीं आएगा। नीतीश कुमार का बिहार में बहुत ज्यादा सम्मान है और आज लोग जान रहे हैं बिहार के कि सम्मानित तरीके से विदाई नीतीश कुमार की होनी चाहिए। नीतीश कुमार की विदाई अगर हो तो वो बेइज्जती के साथ नहीं होनी चाहिए, ये बिहारी के दिमाग में है, हर बिहारी के दिमाग में है। इसीलिए उनकी जो बिरादरी के वोटर हैं, उन्होंने पंचायतें की हैं और कुर्मी समाज की पंचायतें हुई हैं और उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार को 2 गुजराती आए और वो इस तरह से बेइज्जती करके हटाएं, ये बिहार को कम से कम गवारा नहीं है। जो नारा लेके चले थे तेजस्वी यादव, वो नारा तेजस्वी यादव से ज्यादा नीतीश कुमार के ऊपर आ गया कि दो बिहारी और 2 गुजरातियों पर भारी। तो कम से कम ये हो गया कि नीतीश कुमार के बिना अब काम नहीं चलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है। और कितना हास्यास्पद है कि रातों रात पोस्टर बदल दिए गए हैं। जहां नीतीश कुमार का पोस्टर नहीं था, भाजपा का बड़ा पोस्टर था, उसके ऊपर नीतीश कुमार के पोस्टर चिपका दिए गए। तो ये हताशा जताती है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घबराई हुई है। जी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे ये विधायक तय करेंगे। अमित शाह ने यह बयान दिया था और मुझे लगता है कि अमित शाह का कोई भी बयान चुनाव के बीच में ऐसा नहीं होता कि मुंह में आया कुछ भी बोल दिया। एक लंबी रणनीति होती है, लंबी योजना होती है, लंबी प्लानिंग होती है, तब हमेशा बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि जब ये बयान दिया गया था, इस बयान के पीछे मकसद क्या था? एक बहुत बड़ी चर्चा ये हो रही है कि संजय जोशी और अमित शाह के बीच कुछ बातचीत हुई है पिछले दिनों में। चर्चा है, मुझे नहीं पता है या नहीं है। और फिर चर्चा ये है कि अब अगर बिहार हारते हैं तो शायद मोदी जी को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि पार्टी के अंदर फिर संसदीय दल की बैठक बुलाने और संसदीय दल की बैठक में इस पे चर्चा करने पर बड़ा विचार होगा, प्रेशर भी बनेगा। संघ भी चाहता है कि बातचीत अब आर पार होनी चाहिए। तो क्या ये अमित शाह की एक रणनीति है कि भाई अब मैदान खाली किया जाए, अब नंबर मेरा है? और बड़ा सवाल फिर योगी आदित्यनाथ से भी जुड़ता है कि अगर बिहार मोदी जी जीतते हैं तो खतरा योगी की कुर्सी पर भी बढ़ेगा, और बिहार अगर हारते हैं तो जाहिर है फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी। इस पूरे खेल को जरा समझाइए कि ये संघ कहाँ इन्वॉल्व है, संजय जोशी का क्या खेल है, अमित शाह क्या चाहते हैं, फिर मोदी का क्या होगा? क्या वो केवल अपने घर पे मोर को दाना ही चुगाएंगे या कुछ और होगा? संजय जी, ये जो मैंने आपको इशारा किया है कि तमाम कमांड अपने हाथ में मोदी जी ने ले ली है। अब अगले जो भी आदेश आएंगे वो पीएमओ से आएंगे, वो मोदी जी के यहाँ से आएंगे। तो इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि उनसे चार्ज ले लिया गया। चार्ज क्यों लिया गया? आज तक तो चार्ज लेने की बात आई नहीं थी। ये तो पार्टी के चाणक्य थे, ये तो सरकार के चाणक्य थे। तो एकाएक ऐसा क्या हो गया? तो जो आशंकाएं हम जताते रहे, ये कोई नई बात नहीं है जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि अमित शाह की और संजय जोशी की कोई आपस में बातचीत हुई है। वो संजय जोशी की और अमित शाह की बात आपस में यूं ही नहीं हो गई है। उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े क्रांतिकारी हैं मोहन भागवत जी, उनका भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद है। और ये बड़ी बड़ी एक रणनीति चल रही है और बिहार का जो चुनाव है उसके लिए टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि देखिए, इनको दोनों को हटाना बहुत मुश्किल था। पहले ये हो कि भाई कमजोर कड़ी ढूंढी जाए, फिर उस कमजोर कड़ी में सेंध कैसे लगाई जाए। तो आरएसएस ने भी जब ये देखा कि इनको सीधे सीधे हटाना बहुत मुश्किल है, तो आरएसएस ने भी अपनी रणनीति शुरू की। और वहां पे कई सारी चीजें आप देखेंगे, योगी जी के और मोदी के रिश्ते इतने खराब नहीं है जितने योगी जी के और अमित शाह के रिश्ते खराब है।
वसुंधरा के और मोदी जी के उतने रिश्ते खराब नहीं है जितने वसुंधरा के और अमित शाह के रिश्ते खराब है। तो इसमें संजय जोशी के और अमित शाह के रिश्ते इतने खराब नहीं है जितने मोदी जी के और संजय जोशी के रिश्ते खराब हैं। तो ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में कौन किधर जा रहा है, कौन क्या रणनीति कर रहा है, ये आपने पिछले 1 महीने में देखा कि किस प्रकार से वसुंधरा राजे के सामने मोदी जी नतमस्तक होते दिखे और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रही कि इनको मनाया जाए। यही हश्र आपने उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ देखा कि योगी मोदी करीब आते हुए नजर आए आपको और अमित शाह दूर जाते नजर आए। तो ये बहुत अंदर रणनीति चल रही है और उसी रणनीति का टर्निंग पॉइंट बिहार इलेक्शन बनेगा। देखिए, अगर बिहार इलेक्शन हारते हैं तो कहीं ना कहीं पटना हिले ले, तो पटना हिलेला तो फिर तो दिल्ली भी हिलेला, तो पटना हिलते ही दिल्ली हिल जाएगा और दिल्ली हिलेगी तो फिर दिल्ली में जब भूकंप आएगा तो कौन गिरेगा? तो दिल्ली में एक वो स्तंभ गिरेगा ना, बड़ा बड़ा पेड़ गिरेगा ना, जैसे राजीव गांधी कहते थे कि जब बड़ा कुछ मामला होता है तो छोटे मोटे पेड़ गिरते हैं। तो एक बड़ा पेड़ गिरेगा यहाँ, तो जब बड़ा पेड़ गिरेगा फिर छोटे मोटे भी पेड़ गिरेंगे, तो बहुत सारा जलजला दिल्ली में आएगा। उस जलजले के चारों तरफ ही ये बिहार का चुनाव घूम रहा है। इसको हम पीके और कुशवाहा और चिराग पासवान खाली इस संदर्भ में ही ना देखें, हम इसको एक बड़े नजरिए से भी देखें, तब हमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी और सारी चीजें समझ आने लगेंगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर बड़े नजरिए से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें नजर आ जाएंगी। एक बात सामने ये भी आई है कि जब बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग ये संकेत देने शुरू किए कि फाइनल नहीं है अभी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये हम बाद में तय करेंगे, मीटिंग तय करेंगे, विधायक दल के नेता तय करेंगे, तो फिर ये बात सामने भी आई और आपने भी कहा था एक बार और बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा था कि अगर नीतीश की सीट बीजेपी से कम रह गई तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने को कोशिश करेगी, कहेगी कि अब आप हमें समर्थन दीजिए, सीटें हमारी ज्यादा है। हालांकि पिछली बार भी ऐसा होने पर उन्होंने नीतीश को समर्थन दे दिया था, लेकिन इस बार कहेगी बीजेपी कि इस बार हमें दो। तो मेरे सुनने में आया है कि नीतीश की पार्टी के, नीतीश के समर्थक लोगों ने ये सोचा है कि अगर नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम रहनी है। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था कि अगर योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे, 300 से पार आएंगी, तो क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने बीजेपी से थोड़ा थोड़ा किनारा कर लिया था योगी को बचाने के लिए। तो ऐसी बिहार में सुनने में आया कि अगर नीतीश को लग के ये मैसेज गया कि बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई और नीतीश की कम रह गई तो नीतीश की कुर्सी खतरे में है, तो नीतीश के समर्थकों ने जहां जहां बीजेपी लड़ रहे थे गठबंधन के प्रत्याशी, वहां तेजस्वी की तरफ वोट कर दिया। क्योंकि अगर स्थिति मजबूत बनती है, ये तो अघोषित समझौता में ये पता है कि लगातार दोनों के बीच में रहा है, लालू और नीतीश के बीच में रहा है कि चाहे तुम बनो चाहे हम बने, बीजेपी को नहीं घुसने देना है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो घुस गई तो सब खत्म कर देगी। तो वही समझौता कि बीजेपी के प्रत्याशी हारे चाहे भली तेजस्वी जीत जाए, चाचा भतीजे मिलकर तय कर लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। दूसरे चरण के चुनाव से पहले ये जो धड़ाधड़ बीजेपी अब नीतीश के पोस्टर लगवाने पर जुट गई है, क्या इसी डर का नतीजा है? और फिर कहा जाता है कि अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पोस्टर लगवाने से क्या फायदा होता है? क्योंकि मैसेज चला गया, बीजेपी नीतीश को खत्म करना चाहती है, नीतीश की पार्टी तोड़ना चाहती है, लल्लन सिंह जैसे नेताओं के हाथ में कमान देना चाहती है। ये सारी बात चली गई। और दूसरी बात यह भी चली गई कि जिस तरह लल्लन सिंह ने धमकी दी कि वोट मत डालने मत देना, तो बिहार का वो याद आ गया लोगों को, ऊंची जातियों का वर्चस्व। तो पिछड़ी जातियों की गोलबंदी कहीं लुटिया तो नहीं डुबो रही है बीजेपी की? क्या लगता है आपको? नहीं संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछड़ी जाति के अलावा जो पिछड़ा दलित है और यादव समाज है वो तो एकजुट मुसलमानों के साथ, तेजस्वी यादव के साथ था ही। अब बड़ी तादाद में कुर्मी भी तेजस्वी यादव के साथ जाता हुआ दिख रहा है। जहां जहां नीतीश कुमार के विश्वास पात्र और या नीतीश कुमार के खास व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, वहां कुर्मी समाज जोर शोर से उनको समर्थन कर रहा है। इसके अलावा जहां भी जेडीयू के गद्दार या भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, वहां कुर्मी समाज वहां भाजपा के साथ नहीं जा रहा है, वो तेजस्वी यादव के खेमे में जा रहा है। लेकिन यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम रणनीति थी, क्या वो रणनीति किसी साजिश के तहत थी? क्या आप मुझे ये बताइए कि अगर चाणक्य ने ये कहा कि नीतीश कुमार जी इस बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे और उन्होंने रणनीति की और उन्होंने टीवी चैनल में और बाकी में ये परसेप्शन बनाना शुरू किया
कि मुख्यमंत्री पद के जो लोग होते हैं उनको तो विधायक दल के नेता चुनते हैं। तो ये नई बात क्यों शुरू की गई? ये क्यों हुआ ऐसा? आपने मैनिफेस्टो जारी किया, वहां पे भी नीतीश कुमार को घोषित नहीं किया, आपने बोलने तक उनको नहीं दिया। जो उनकी पार्टी के ये मैसेज है कि जो चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो लल्लन सिंह हो, वो सब नीतीश कुमार के खिलाफ है। ऐसे व्यक्तियों के बीच में आप घेर कर नीतीश कुमार को चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता में एक मैसेज चला गया, और जनता में जो छवि नीतीश कुमार की है उससे कहीं ना कहीं जो वहां का वोटर है वो आहत हुआ है। लेकिन अगर हम देखें, ये बड़ी रणनीति के तहत अमित शाह ने किया था, और ये जो रणनीति हम आरएसएस वाली, संजय जोशी वाली मान के चल रहे हैं, ये भी इसमें एक बड़ा मुख्य कारण हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार की बात अगर आप करते हैं, जैसे कि आपने कहा, नीतीश कुमार किंग मेकर बन के उभरेंगे, और आज भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी रहे, ये लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को खतरा हो गया है कि कहीं वो चौथे नंबर पे ना चली जाए, क्योंकि आप पीके को ये देख लीजिए कि पीके 15 दिन पहले थोड़े ठंडे पड़ गए थे, लेकिन शहरों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पीके ने किया है। अगर पीके की पार्टी के लोगों को 10,000, 15,000, 7,000, 8,000 वोट भी कई जगह मिलते हैं शहरों में, तो वो सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का है, और उसका फायदा आरजेडी और महागठबंधन को मिलने जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि किसी चिराग पासवान या किसी पीके के बराबर वाली पार्टी होकर रह जाए, इस तरह की भी रणनीति है। देखिए, जो मशीनरी है, जो आपका सिस्टम है, जो आपका तामझाम है, जो आपका शाम दाम दंडभेद है, वो एक सीमित दायरे तक ही काम करता है। आप आटे में नमक मिलाने का काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा नमक डाल दे रहे हैं, लेकिन पूरी तस्वीर ही आप पलट देंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ फंस चुकी है। ऐसे में कौन सा उनके साथ इस तरह का मामला आता है कि उनको कोई सफलता मिल जाए, क्योंकि सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। गोदी मीडिया भी बहुत देर तक साथ नहीं देगा। गोदी मीडिया भी अब छिटकने लगा है, और वो भी कई जगह सफाई देने की बात करने लगा है। ये जो पोस्टर लगाने की बात आई है, ये गोदी मीडिया पर भी चल रहा है, आज तक भी लगा रहा है, सारे तमाम चैनल दिखा रहे हैं कि पोस्टर बदलने लगे हैं, नहीं तो वो तो कभी दिखाते नहीं थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आहट आनी शुरू हो गई है, ताकि वो भी कल को कह सके कि हमने तो पहले ही बता दिया था। ये अंदर से पहले चरण में जता दिया, और एक बार अगर पहले चरण में आप अपर हैंड कर गए, तो दूसरा चरण तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। इस तरह का परसेप्शन चुनाव में रहता है। आप देखिए कि प्रथम चरण का जब लोकसभा का पहला चरण हुआ था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कई डिबेट में मैंने आपके चैनल पे भी कहा था कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जिस प्रकार से जाटों को साधने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी, ठाकुरों ने उनके खिलाफ माहौल बना दिया था भाजपा के, और उसका बड़ा नुकसान हुआ। और दूसरा जो कारण था, वही अमित शाह उसमें कारण बने थे। उन्होंने संविधान के मुद्दे पे इस तरह की बात की थी। दूसरा, उन्होंने अम्बेडकर पे टिप्पणी पार्लियामेंट के अंदर कर दी थी। तो मायावती का तमाम वोटर, अब मायावती का जो वोटर है वो कट्टर दुश्मन समाजवादी को समझता है, उसके बावजूद वो समाजवादी पे चला गया, कांग्रेस पे चला गया, और मायावती इंटरनली सपोर्ट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी को, जीरो पे आउट हो गई। तो ये जताता है कि इस तरह का परसेप्शन बिहार में बना हुआ है, और पहले चरण में जिस प्रकार से बम्पर वोटिंग हुई है, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग है, और दूसरे चरण में आपको और ज्यादा माहौल इस तरह का दिखाई देगा। जी मलिक साहब, ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में हुई है, ऐसा आपका मानना है? लेकिन फिर ज्ञानेश कुमार, मतलब बीजेपी की पार्टी नंबर 3, वो भी तो, उनकी भी तो भूमिका रही होगी। तो उन्होंने जितने वोट कटवाए, जुगाड़ किए होंगे। कभी कभी ऐसा होता तेलंगाना में या बाकी जगह कि इतना मार्जिन था कि इनकी जुगाड़ भी फेल हो गई। तो आपको लगता है कि जो जुगाड़ की गई होगी, चुनाव आयोग ने बेचारे ने जान लगा दी होगी कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तो इस तर्ज पे ज्ञानेश कुमार नाच रहे हैं, उनकी रणनीति बता रहे हैं। तो ये जो बुलबुल है, इनका नृत्य जो है, वो इतना मार्जिन उससे ज्यादा हो जाएगा? क्या आपको लग रहा है जनता में इतनी चेतना है कि इनके वोट कटिंग से, वोट जुड़वाने के, इनके तमाम षड्यंत्रों के बावजूद एक इतना अंतर हो जाएगा कि तेजस्वी की कुर्सी सलामत हो सकती है, कुर्सी बन सकती है, नई कुर्सी पे तेजस्वी बैठ सकते हैं, जिस कुर्सी पे मुख्यमंत्री बिहार लिखा होगा? संजय जी, आश्चर्यजनक नतीजे भी आ सकते हैं। हालांकि दावे करने से डरते हैं लोग,
हम भी डरते हैं, लेकिन हम कई बार कर देते हैं, नहीं आए तो क्या होगा। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो तेजस्वी यादव 100 क्रॉस कर जाए। बाप अगर रे बाप। तेजस्वी यादव 100 क्रॉस कर जाए तो फिर क्या होगा उस हालात में। क्योंकि आप ये देखिए, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो कोई दूसरी एजेंसी हो, चाहे ज्ञानेश कुमार जी हो, वो मंत्र तभी फूंक सकते हैं, वो व्यक्ति को जिंदा तभी रह सकते हैं, इंजेक्शन तभी लगा सकते हैं अगर उसमें कुछ हलचल हो। वो पूरी तरह से मर गया हो, उसमें आप कितने इंजेक्शन देते रहिए, कितना उसको हिलाते रहिए, वो कुछ हलचल नहीं करेगा। आप तभी कुछ कर पाएंगे अगर कहीं गुंजाइश होगी। यहाँ गुंजाइश नजर नहीं आ रही। आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार से युवा परेशान है, जिस प्रकार से युवा आक्रोशित है, जिस प्रकार से युवा गुस्से में है, और वो युवा खाली भारतीय जनता पार्टी से गुस्से में नहीं है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से भी गुस्से में है। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में लाठियां पुलिस ने बरसाई हैं उनके ऊपर, वो रोजगार मांगते हैं तो पुलिस की लाठी है। आप यहाँ कहते हैं कि 12,000 ट्रेनें हम चला रहे हैं, स्टेशन पे 12 ट्रेनें नहीं दिखती हैं, लोगों के रिजर्वेशन नहीं हो रहे हैं। बिहार में इतना बड़ा पर्व होता है छठ का, उस पर कई लोग दिल्ली से बाकी दूसरे राज्यों से जा नहीं पा रहे हैं, कहने के लिए आप 12,000 ट्रेनें चला रहे हैं। तो ये जो गुस्सा एक यूथ का है, वो गुस्सा कहीं ना कहीं इन चुनाव में उतरा है, और वो साफ साफ दिखाई दे रहा है बम्पर। वो लोगों ने जोश के साथ वोटिंग की है, और कई जगह खबरें ये आई है कि जो मतदान केंद्र थे उन पर रफ्तार धीरे करने के लिए कई जगह वोट डालने से रोका गया है लोगों को। किसी न किसी बहाने भीड़ बढ़ जाए और लोग कम वोट डालें। सरकार क्यों चाहेगी कि वो वोट कम डालें? सरकार तो चाहेगी ज्यादा डाले। तो जब सरकार को एहसास हो जाता है कि हमारे नेगेटिव वोट पड़ रहे हैं, तब वो ये हथकंडे अपनाते हैं और वोटिंग को धीरे करते हैं, वोट रफ्तार की धीरे करते हैं। और जब भीड़ हो जाती है तो कई लोग बिना वोट डाले वापस चले जाते हैं, और जो वापस जाते हैं वो बमुश्किल वापस आते हैं। दोबारा फिर कोई आता नहीं है बूथ पे, इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। तो ये कोशिशें तभी होती हैं जब आपके खिलाफ वोटिंग हो रही हो। तो ये सारी परिस्थितियां जताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ एक माहौल बिहार में है, और बदलाव की बेला चल रही है। और उसी पर तुर्रा जो दिया है ये लालू यादव ने, कि तवे के ऊपर अगर रोटी है वो सिक रही है, अब उसको बदल देना चाहिए, पलटना पड़ेगा, नहीं तो रोटी एक तरफ से जल जाएगी और दूसरी तरफ से कच्ची रहेगी। तो रोटी को अगर पकाना है और बढ़िया खाना खाना है तो उस रोटी को पलटना ही पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है बिहार की जनता वो रोटी पलटने जा रही है, और जब रोटी पलटेगी तो सत्ता भी पलट जाएगी। ये तो है मलिक साहब। जो एक मैसेज था, जो एक संदेश था कि चुनाव से पहले जो राहुल गांधी ने इतना बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ा, मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग भी हैं, वो इस तरह के चोरी अभियान से खुश नहीं है। उनको लग रहा है कि ये तो गलत है, लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र की खूबसूरती बचेगी, तभी लोग आदमी का सम्मान बढ़ेगा। पूरी दुनिया के अखबारों ने, पूरी दुनिया के मीडिया में ये बात छपी है कि ये खराब तरीके से वोट चोरी करके ये प्रभावित किया जा रहा है चुनाव। तो ये वोट चोरी का जो अभियान है, ये क्या लगता है आपको, ये भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? और बिहार में खास तौर से एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो नाराज है इस बात से कि इस तरह वोट जोड़े गए। और राहुल गांधी ने तो एक के बाद एक जो खुलासे किए हैं, उससे पूरा बिल्कुल वाकई में हाइड्रोजन बम की तरह भूचाल आ गया देश की व्यवस्थाओं में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। मुझसे बहुत सीनियर आईएएस अफसर भारत सरकार में, उन्होंने मुझसे कहा कि ये आम जनमानस के लिए बड़ा खतरनाक है, ये समझ नहीं रहे हैं अभी। ऐसी चीजें जब जनता के बीच में जाती है तो जनता का गुस्सा उबलता है। मेरी कई जैनजी से, कई नौजवानों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि बेईमानी की लिमिट हो गई है, क्रॉस हो गई है। लगता है कि बिहार का जो नौजवान वोट डालने निकला, उसके दिमाग में होगा कि ये लोग वोट चोरी करा रहे हैं, तो हम भी अपना वोट मजबूती के साथ जाके दिखाते हैं कि कितनी चोरी कराओगे। ये मैसेज भी गया है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का कोई फायदा मिलेगा आपको सेकंड चरण में? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। इसका सजीव उदाहरण आप देखिए ना, जो डिप्टी सीएम बिहार के हैं विजय सिन्हा, जब वो अपने एक गांव में वोट मांगने के लिए जाते हैं तो वहां युवा घेर लेते हैं उनको, युवा और महिला घेर लेते हैं कि वहां पे एक छोटी रोड थी जो मेन रोड को गांव से कनेक्ट करती थी, वो नहीं बनी थी, और उसमें 1-1 फीट गड्ढे और पानी भरा हुआ, कीचड़ भरा हुआ था। और वहां पे वो गांव के लोग उनकी गाड़ी के ऊपर गोबर और कीचड़ फेंकते हैं, तो वो अपने सुरक्षा गार्ड को आदेश देते हैं कि इनके ऊपर गोली चलाओ। वो नहीं चलाता है तो किसी को फोन करते हैं, कहते हैं बताइए हमारी क्या सुरक्षा करेगा जो गोली नहीं चला रहा है। तो ये झलकता है कि वो किस प्रकार से गुंडावाद कर रहे हैं। और दूसरा, इससे ये उदाहरण दिखता है कि युवाओं में कितना जोश है जो गोली से भी नहीं डर रहे हैं। तो ये जो शक्ति आई है या युवाओं में जोश आया है, इसके जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी हैं।
उन्होंने 2 जो राउंड किए हैं कि एक तो वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो नारा बिहार में उन्होंने यात्रा करके चलाया, उससे बहुत फर्क पड़ा यूथ में। और दूसरा गर्मा-गर्म जो उन्होंने दिया कि चुनाव से एक दिन पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह के आंकड़े दिए हैं, आज तक जवाब नहीं बन रहा है चुनाव आयोग से। तो इसका निश्चित तौर पर फायदा बिहार में महागठबंधन को मिलेगा और तेजस्वी यादव को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि खाली जितने आपको तस्वीरें बिहार से आ रही हैं, देखिए आज तो सोशल मीडिया ही चुनाव लड़ रहा है बिहार में, सोशल मीडिया ही दिखा रहा है, बाकी गोदी मीडिया आपको कहां दिखा रहा है? गोदी मीडिया तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रैलियों से फुर्सत नहीं है। इधर चुनाव चल रहा है बिहार में और उधर जो है तमाम चैनल मोदी जी की रैली दिखा रहे हैं, लाइव जो है रैली चल रही है और वो रैली में जो है कस्में खिलवा रहे हैं माँ बहनों से कि हमें वोट दोगे कि नहीं दोगे, 10,000 मिला कि नहीं मिला, 10,000 ऐसे बता रहे जैसे अपनी जेब से निकाल के 10,000 दिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं तो ये जताती हैं कि कहीं ना कहीं यूथ बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने जो चीजें रखी हैं। और मैंने तो सवाल आपके चैनल पे भी कल पूछा था, भाई अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी गलत तथ्य रख रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ चुनाव आयोग एफआईआर क्यों नहीं करता? चुनाव आयोग उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता? तो चुनाव आयोग अगर चुप्पी मारे बैठा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं पक्की बात है कि कहीं ना कहीं चोरी हुई है और उससे बचना चाह रहा है चुनाव आयोग, इसलिए राहुल गांधी के ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो अभी तक तो चुनाव आयोग की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होती। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग काफी सारी कार्रवाई कर चुका होता। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इतनी बातचीत की समय दिया, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।